मेरे पड़ोस में एक बाप और बेटी अकेले रहते थे। उस बेटी का बाप उस पर बहुत जुल्म करता था, यहाँ तक कि किसी को भी उससे मिलने भी नहीं देता था। एक दिन अचानक बेटी की मौत हो गई और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने उसके शरीर से कुछ ऐसा निकाला जिससे उसका बाप करोड़पति बन गया। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसे सुनकर पूरे मोहल्ले की चीख निकल गई, क्योंकि उसके बाप ने मेरा नाम कनिका है। कुछ ही महीने पहले हमारे पड़ोस में एक अंकल और उनकी बेटी रहने आए थे। वो लड़की मेरी ही हमउम्र होगी। वह अंकल अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन न जाने क्या वजह थी जो उनके दरवाजे हमेशा बंद ही रहते थे। अंकल हमेशा वक्त पर घर वापस आ जाते और अपनी बेटी की देखभाल ऐसे करते जैसे कोई छोटे बच्चे की करता हो। मैं जब भी उन दोनों को देखती थी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं जाकर उनकी बेटी से बातचीत करूं और उससे दोस्ती कर लूं। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मुझे जाकर पड़ोस वाली लड़की से मिलना पड़ेगा। बेचारी अकेली है, क्या वह कॉलेज नहीं जाती है? तो माँ गुस्से से कहने लगी, यह लोग बहुत ही अजीब है। और हाँ, खबरदार जो तुम उनके घर गई तो। यह बाप बेटी पिछले महीने ही यहाँ रहने आए थे, लेकिन मैं उनकी बेटी को घर से बाहर निकलते नहीं देखा है। बड़ी अजीब बात है। वैसे तो इस उम्र में लोग अपनी बेटियों का सपना पूरा करने और उनको पढ़ने के लिए कॉलेज भेजते हैं, लेकिन यह इंसान अपनी बेटी को घर से बाहर तक निकलने नहीं देता। मेरी माँ ने कहा, देख लेना बेटा, इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी और मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। माँ की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई, लेकिन माँ की बात सच ही तो थी, क्योंकि वह लड़की पूरा दिन घर में बंद रहती थी। मैंने मोहल्ले वालों से भी पूछा तो उन्होंने भी एक अजीब सा शक जाहिर किया। एक आंटी तो कहने लगी, मुझे तो लगता है यह बाप बेटी नहीं है, बल्कि इनका कोई और ही रिश्ता है, वरना इस तरह अपनी बेटी को सारी दुनिया से छुपाकर तो कोई भी नहीं रखता। मैं उनके घर बहुत बार जाने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने भी नहीं देता। मैं आंटी की बात सुनकर तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने आंटी से कहा, अगर अंकल अपनी बेटी से किसी को मिलने नहीं देते तो ज़रूर इसके पीछे कोई गहरी वजह होगी। मेरी बात सुनकर वह आंटी बोलने लगी, अरे बेटा, कोई वजह नहीं होगी, बस आजकल का ज़माना ही ख़राब है। बेटा, मैं तो कहती हूँ तुम भी उन लोगों से दूर ही रहना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके घर जाओ और तुम्हारे लिए ही कोई नई परेशानी खड़ी हो जाए। मैं आंटी की बातें सुनकर चुप हो गई और परेशान भी हो गई, लेकिन अब तो सच्चाई जानने के लिए मेरा दिल पहले से और भी ज़्यादा बेचैन हो रहा था और मैं किसी हाल में भी इस मामले को यूं ही नहीं जाने देना चाहती थी। मेरे दिमाग में वह अंकल और उनकी बेटी के ख्याल ही चलते रहते थे। एक दिन जब मैं उनके घर के पास से गुजर रही थी, तब मुझे उनके घर के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। रोने की आवाज़ सुनकर मैं दरवाजे के पास ही खड़ी हो गई। मैंने दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो एक लड़की ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। उसके रोने से लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी बात हो गई हो। मैंने घर के दरवाजे की कुंडी बजाई, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैं घर के दरवाजे के पास लगी बेल पर हाथ रख दिया और तब तक नहीं हटाया जब तक दरवाज़ा खुल नहीं गया। दरवाज़ा खुला तो वही अंकल सामने खड़े थे। उनके चेहरे और आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत गुस्से में थे। दरवाज़ा खुलते ही उन्होंने गुस्से में मुझसे पूछा, क्या बात है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं कि इस तरह किसी के घर की बेल नहीं बजाते? उनकी आवाज़ सुनकर मैं थोड़ी डर गई, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं हटी। मैंने कहा, अंकल माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपके घर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। मुझे लगा कि शायद यहाँ किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। यह सुनते ही तुरंत अंकल ने कहा, अरे बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी उम्र देखो, तुम अभी छोटी हो। इन मामलों से दूर रहो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अंकल ने मुझे खरी खोटी सुनाकर दरवाज़ा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं हैरान परेशान होकर सोचने लगी कि यह कैसे अजीब इंसान है। मैं तो उनकी मदद करने के लिए आई थी, लेकिन इन्होंने तो उल्टा मुझे ही दो बातें सुना दी। मैंने घर जाकर यह बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने मेरे सर पर थपकी देकर कहा कि तुम्हें इन बाप बेटी के मामले में पड़ने की क्या ज़रूरत है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, लेकिन अब अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पापा को सारी बात बता दूंगी कि तुम बेकार की हमदर्दी जताने के लिए उनके घर पर पहुंच गई थी। अपनी उम्र देखो और अपनी हरकतें देखो। ठीक ही तो कहा है उस अंकल ने। भला तुम उनकी क्या मदद कर सकती हो? अगर उन्हें कोई परेशानी होती भी है तो तुम क्या मदद कर पाओगी उनकी? मैं अपनी माँ की बातें सुनकर चुप हो गई।
लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं उस लड़की से दोस्ती करके ही रहूँगी। वह उस घर में अपने पापा के साथ अकेली रहती है। क्या पता मैं उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव ला सकूं। एक दिन मैं अपनी सहेली के घर गई, जिसका घर हमारे ही मोहल्ले में था। मैंने उससे कहा कि चलो हम छत पर चलते हैं, नीचे बहुत ठंड है, थोड़ी देर धूप सेकते हैं। जैसे ही हम छत पर पहुंचे, मैं यह देखकर हैरान रह गई कि उस अंकल के घर की छत इस घर की छत के साथ जुड़ी हुई थी। हम जहाँ खड़े थे वहाँ से उनके घर का आंगन भी नजर आ रहा था। मैं बहुत खुश हो रही थी तो मेरी दोस्त रूपा ने कहा, इसमें खुश होने वाली क्या बात है। मैंने कहा, मैं इसलिए खुश हो रही हूँ क्योंकि अब मैं उस लड़की से दोस्ती कर सकूंगी जो इस घर में रहती है। तब उसने अपनी नाराज़गी जताई और कहा, अच्छा तो यह बात है क्या, अब तुम्हें मेरी दोस्ती पसंद नहीं है। तब मैंने उसे सारी बात बताई और कहा कि उस घर में अकेले बाप बेटी रहते हैं और उस लड़की का बाप अपनी बेटी को किसी से बात भी नहीं करने देता है और ना ही किसी को अपने घर में जाने देता है। उनके घर में उनकी बेटी के रोने की आवाज़ आती है। अगर हम उनसे बातचीत करें तो हो सकता है कि कोई हल निकल आए। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी बेटी को कोई बड़ी परेशानी हो और वह अंकल यह बात सबसे छुपा रहे हों। मुझे लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर रूपा ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, जानती हो ये घर किसका है और तुम किसके बारे में बात कर रही हो। मेरी सहेली की बातों ने तो मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया और मैंने उससे पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, यहाँ बस एक बाप और बेटी ही तो रहते हैं। तब रूपा ने कहा, क्या तुम्हें अच्छी तरह पता है कि यह बाप बेटी ही है। मैंने कहा, बाप बेटी ही तो है, वह अंकल तो यही कहते हैं कि उनके घर में उनके साथ उनकी बेटी रहती है, लेकिन तुम ऐसी अजीब अजीब बातें क्यों कर रही हो। बाप बेटी नहीं है तो क्या पति पत्नी है। तब मेरी सहेली ने कहा, हाँ पति पत्नी भी हो सकते हैं। हो सकता है कि पत्नी की कम उम्र हो और पति बड़ी उम्र का हो, इसलिए वह अपनी पत्नी को किसी से मिलने ना देता हो, यह सोचकर कि कहीं लोग उस लड़की को ये ना कह दे कि तुम तो बहुत ही कम उम्र की हो और तुम्हारा पति तो बहुत ज़्यादा उम्र का है। मैंने रूपा से कहा, यह हो सकता है, लेकिन जो भी हो वह एक औरत है। क्या पता उसकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रही हो या उसे हमारी ज़रूरत हो। मेरी बातें सुनकर रूपा कहने लगी कि अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह अंकल हमें उससे बात करने देंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि हम अपने काम से काम रखें। लेकिन ऐसा करना सही नहीं होगा रूपा कि हम सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे। अगर हमने भी ऐसा ही किया तो उस बेचारे की मदद कौन करेगा। अभी तो मैं और रूपा यह बातें कर ही रहे थे कि वह लड़की हमें आंगन में चलती हुई नजर आई। मैंने उसे देखकर तुरंत ही रूपा को इशारा किया कि देखो वह आंगन में आ गई है, अगर हम चाहे तो उसे बात कर सकते हैं। तब रूपा कहने लगी कि तुम ही बात करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, बेकार में मैं उस बूढ़े से बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ। वैसे भी वह लड़की मेरी कुछ नहीं लगती है जो मैं उसकी फ़िक्र करूँ। रूपा के जाने के बाद मैंने उस लड़की को इशारा किया तो काफ़ी देर बाद उसने ऊपर मुड़कर देखा। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसने कम से कम मेरी तरफ देखा तो सही और अब मैं उससे बात कर सकती थी। मुझे देखते ही वह अपने घर के अंदर जाने लगी तो मैंने फिर से उसे इशारे से कहा कि मैं उसके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आई और वह सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत की तरफ आने लगी। उसे आते देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह एक जवान लड़की थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख झेले हों और अब और दुख सहने की उसमें ताकत ही नहीं बची हो। मैंने उसके आते ही उसे हेलो किया तो वह मुझसे पूछने लगी कि तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें अक्सर देखती रहती हूँ और मैंने देखा है कि तुम हर वक्त दुखी रहती हो और रोती रहती हो, इसलिए मुझे तुमसे हमदर्दी है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। तब उसने मुझसे कहा कि मुझसे दोस्ती करके क्या तुम भी बर्बाद होना चाहती हो। उसकी यह बात मुझे बहुत ही अजीब लगी। मैंने उससे पूछा कि तुम एक अच्छे घर की लड़की हो तो तुमसे दोस्ती करके भला कोई बर्बाद क्यों होगा। अगर तुम चाहो तो तुम अपने दिल की बात मुझसे बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी और वादा करती हूँ कि किसी को भी तुम्हारा कोई राज नहीं बताऊँगी। तब उसने कहा कि मेरे राज तो मेरे पापा भी नहीं जानते हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या वह सच में तुम्हारे पापा हैं। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी और बोली, हाँ सबको ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे इस घर में बंद करके अच्छा नहीं किया है, लेकिन जब मैं खुद अपनी कहानी याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि पापा ने जो किया वह ठीक ही किया, क्योंकि मैं इसी लायक थी। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी
वह तो पहेलियाँ बुझा रही थी और मेरे पास वक्त कम था। इतने में मेरी सहेली छत पर आ गई और बोली, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। मैं अपनी माँ के पास वापस घर चली गई, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अब मैं रूपा के घर जाकर उस लड़की से बातचीत करूंगी। हो सकता है कि वो अपना दुख दर्द मुझे बताकर अपना दिल हल्का कर ले। अगले दिन मैं फिर अपनी सहेली के घर गई और मैं छत से देखा तो वह लड़की रोज की तरह आंगन में बैठी हुई थी, लेकिन अब की बार उसकी सिसकियों की आवाज़ ऊपर तक आ रही थी और यह देखकर मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने जब उसे इशारा किया तो वह भी हाथ से इशारा करके बोली कि मैं ऊपर नहीं आ सकती, अगर तुम चाहो तो छत से होकर नीचे की तरफ आ सकती हो, दरवाज़ा खुला है। उसकी बात सुनकर पहले तो मैं हिचकिचाई, लेकिन फिर सोचा कि अगर मुझे उसकी मदद करनी ही है तो क्यों ना अच्छी तरह से ही करूं, और मैं छत से कूदकर उसके घर चली गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और वह बुरी तरह रो रही थी। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? कहो तो मैं अपने घर से दवा लाकर तुम्हें दे सकती हूँ। तब वह कहने लगी, नहीं, यह वो दर्द नहीं है जो तुम समझ रही हो। यह दर्द तो मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई गंभीर बीमारी हो। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और मैंने उसे समझाया कि देखो, दुनिया में तो अब हर दर्द का इलाज मुमकिन है। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन जब तक तुम अपनी परेशानी मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। मेरी बात का जवाब देते हुए उसने कहा कि बस तुम मेरे लिए सिर्फ ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकती हो। ऊपर वाले से प्रार्थना करना कि वो मुझे माफ़ कर दे। मेरे पापा तो बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। उसकी बातों ने मुझे उलझा कर रख दिया था, लेकिन मैंने उसे इसका एहसास नहीं होने दिया। वह मुझसे कहने लगी कि क्या तुम मुझे एक कप दूध गर्म करके दे सकती हो? मैंने कहा, हाँ, तुम रूम में जाकर आराम करो, मैं दूध लेकर आ रही हूँ। और मैं दूध गर्म करने किचन में चली गई। मैं उसके घर में पहली बार आई थी और मैंने देखा कि उसका किचन बिल्कुल साफ सुथरा था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसके घर में कुछ अजीब सा लग रहा था। मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि अगर यह बात मेरी माँ को पता चल गई तो वह मुझसे कितनी नाराज़ होगी कि मैं उनके मना करने के बावजूद भी ना सिर्फ उस लड़की के घर चली आई थी, लेकिन उस लड़की की दुख भरी बातें जो कोई भी सुनता तो यही करता। खैर, मैं उसके लिए दूध गर्म करके उसके कमरे में आ गई। उसके कमरे में जाते ही मैं यह देखकर हैरान रह गई कि करीब सी दिखने वाली इस लड़की के पास काफ़ी कुछ था। उस लड़की के कमरे में चारों तरफ बहुत सारी ड्रेस, सैंडल्स और ज्वेलरी बिखरे पड़े थे और यह सारी चीज़ें काफ़ी महंगे दिख रहे थे। मैंने जब उससे इन चीज़ों के बारे में पूछा कि यह सब तो तुम कभी नहीं पहनती, मैंने नोटिस किया था कि वह हर वक्त गंदे और मैले कपड़े में ही रहती थी, लेकिन उसके पास तो काफ़ी महंगे और डिजाइनर कपड़े थे जिन्हें देखकर लगता था कि यह लड़की तो बहुत ज़्यादा अमीर है। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े, ज्वेलरी है तो तुम उन्हें पहनती क्यों नहीं हो? मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और बोली, यह सब मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी। इन चीज़ों से अब मुझे घिन आती है, इसलिए मैं अब इनको नहीं पहन सकती। अगर तुम ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, तुम पर बहुत अच्छे लगेंगे। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई और मैं किसी भी हालत में इनमें से कुछ नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा जिद की, इसलिए उसके कहने पर मैंने एक जोड़ा झुमका ले लिया। मैंने उससे कहा कि मुझे बस यह झुमका चाहिए, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो यह झुमका ही दे दो। उसने कहा, तुम इसे ले जाओ और जब मैं मर जाऊं तो मेरे अंतिम संस्कार पर जरूर आना। मैंने उससे कहा कि ऊपर वाले पर भरोसा रखो, अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है और तुम इस उम्र में मरने की बातें क्यों कर रही हो। तब उसने तुरंत ही एक अलमारी खोली और एक डायरी निकाली। उसने मुझे वह डायरी देते हुए कहा कि यह डायरी मेरे पापा के लिए है, अगर मैं कुछ ही समय में मर जाती हूँ तो तुम यह डायरी मेरे पापा को दे देना, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ गलती से भी ना तो तुम यह डायरी पढ़ोगी और ना ही इसे मेरे पापा को दोगी। मुझसे वादा करो और अपनी माँ की कसम खाओ, तभी मैं तुम्हें यह डायरी दूंगी। फिर मैंने उससे वह डायरी ली और अपने घर वापस आ गई। जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ ने मेरे हाथ में झुमके देखे तो कहने लगी, बेटा, इतना महंगा झुमका तुम कहाँ से लेकर आई हो? मैं तो तुम्हें इतने पैसे भी नहीं देती कि तुम खरीद कर ला सको। सच सच बताओ कि यह झुमका तुमने किससे लिया है? मैं अपनी माँ से कोई भी बात नहीं छुपाती थी, इसलिए डायरी के अलावा मैंने अपनी माँ को सारी बातें बता दी। मेरी बातें सुनकर मेरी माँ अपना सिर पकड़कर बैठ गई और बोली, बेटा, जब तुम्हें मना किया था वहाँ जाने से तो तुम वहाँ क्यों गई थी? मुझ पर रहम करो बेटा,
मैं तुम्हारी इन बेवकूफ़ियों को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे पापा को या मोहल्ले वालों को यह बात पता चली तो लोग क्या कहेंगे? कल को उस लड़की के साथ कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? वह तो मरने की बातें कर रही है, और अगर कहीं वह सच में मर गई तो फिर क्या होगा? मैंने माँ से कुछ नहीं बोला। माँ ने मुझ पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया कि मैं दोबारा उस घर की तरफ जाने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। मैं पछता रही थी कि मैंने अपनी माँ को सारी बातें क्यों बता दी। मुझे उस लड़की के घर से आए हुए अभी 4 दिन ही गुजरे थे कि उसकी मौत की खबर आ गई। पता चला कि वह लड़की इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। यह बात सुनकर हम सब हैरान थे, और मोहल्ले वाले भी हैरान थे कि एक जवान लड़की ऐसे अचानक कैसे मर सकती है। शक की सुई उस लड़की के पापा की तरफ थी कि जरूर उस लड़की की मौत का कसूरवार उसका बाप ही है। सबका यही कहना था कि उससे पूछताछ की जानी चाहिए। इसलिए सब लोग उसके घर में इकट्ठे हो गए, और उन सब में मेरे पापा भी शामिल थे। मोहल्ले वालों ने लड़की के बाप से कई सारे सवाल किए, लेकिन वह तो कोई भी बात का जवाब दिए बिना रोए जा रहे थे। इसलिए फिर सबने फैसला किया कि अब मामला पुलिस के हाथों में सौंप देना चाहिए। अब पुलिस ही सही जांच करेगी। पुलिस की बात सुनकर उसके पापा और भी ज़्यादा रोने लगे और कहने लगे कि मैं अपनी बेटी के शरीर का अपमान नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ था। मैंने उससे कई बार पूछा था और डॉक्टर को भी दिखाया था। अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो मैं उसकी रिपोर्ट भी आप लोगों को दिखाने को तैयार हूँ। लेकिन अब तो मौत हो चुकी है। भगवान के लिए मेरी बेटी के शरीर को थाने और कोर्ट कचहरी का हिस्सा मत बनाइए। तब मेरे पापा उस लड़की के पापा से कहने लगे कि आपकी बेटी का पोस्टमार्टम तो होगा ही, और उसकी छानबीन भी की जाएगी कि यह मौत कैसे हुई है। लेकिन इसमें कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपकी बेटी के शरीर का अपमान हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बेकसूर है तो हो सकता है कि कोई और इसकी मौत की वजह हो, लेकिन बिना छानबीन किए आपकी बेटी का अंतिम संस्कार करने का यह मतलब होगा कि आप उसे न्याय दिलवाना नहीं चाहते हैं। मोहल्ले वालों की बातें सुनने के बाद भी लड़की का बाप सबके सामने हाथ जोड़ने लगा, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों पर यकीन नहीं किया, क्योंकि सबको शक था कि वह ज़्यादा मिन्नतें भी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी बेटी की मौत में उसका खुद का हाथ है। मैं यह सब कुछ अपनी आंखों से अपनी सहेली की छत से देख रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन जिस तरह से उस लड़की ने मुझे अपने पापा के बारे में बताया था, मुझे उसके पापा बेकसूर लग रहे थे। फिर अचानक ही मुझे उस लड़की की दी हुई डायरी का ख्याल आया, जो उसने अपनी मौत के बाद अपने पापा को देने के लिए दी थी। मैं भागती हुई अपने घर गई और वह डायरी लेकर उस लड़की के घर पहुंच गई। मुझे वहां देखते ही मेरे माँ पापा मुझ पर गुस्सा करने लगे कि तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऐसे समय पर छोटे बच्चे यहाँ नहीं आते। मैंने अपने माँ पापा और अंकल को उस डायरी के बारे में बताया जो वह लड़की ने मुझे दी थी। मैंने वह डायरी अंकल के हाथों में दी तो पहले पेज पढ़ते ही फूट फूट कर वह रोने लगे। उनसे अपनी बेटी की वह डायरी पढ़ी नहीं जा रही थी। मैंने अपने पापा से डायरी पढ़ने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने वह डायरी पढ़ने की इजाज़त दे दी। जैसे ही मैंने वह डायरी पढ़ना शुरू किया तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि उसमें जो बातें लिखी हुई थी वो बहुत ही अजीबोगरीब और दर्द से भरी हुई थी। उस लड़की ने अपने पापा के लिए कुछ ऐसे शब्द लिखे थे, पापा मुझे माफ़ कर देना, मैंने जो भी किया उसमें गलती सिर्फ मेरी ही थी। आपकी परवरिश का इसमें कोई कसूर नहीं था। आप तो गरीबी की हालत में भी खुद मेहनत करके मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, और मैं भी आपके इस सपने को पूरा करने के लिए दिल लगाकर पढ़ रही थी। आपका यह सपना पूरा जरूर हो जाता अगर मैं समीर की बातों में नहीं आती। समीर एक बहुत बड़े अमीर खानदान का लड़का था। उसने मुझसे झूठा प्यार का नाटक रचाया और मैं उसके झूठे प्यार को सच्चा समझकर उससे सच्चा प्यार करने लगी थी। मैं उसे अपने जीवन साथी के रूप में देख रही थी, जबकि वह तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहता था। मैंने उसे एक अच्छा इंसान समझकर प्यार किया था, लेकिन वह इंसान नहीं बल्कि एक भेड़िया निकला। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझसे शादी करके अपने घर की बहू बनाएगा और अपने घर में रानी बनाकर रखेगा, लेकिन मुझे उसकी असलियत तब जाकर पता चली जब वह एक दिन मुझे अपने घर लेकर गया। उसने कहा था कि वह मुझे अपनी माँ से मिलवाने ले जा रहा है, लेकिन उसके घर पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि वो मुझे अपनी माँ से मिलवाने नहीं बल्कि मेरी इज्जत लूटने के लिए मुझे यहाँ लाया है। उसके घर जाकर मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, अपनी इज्जत, आपका भरोसा, सब कुछ खोने के बाद मैं जीना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने वहाँ पर रखा एक हीरा निगल लिया, क्योंकि मुझे इतना तो पता था कि हीरा इंसान की पाचन क्रिया को खराब कर देता है और समय पर इलाज ना हो तो इंसान की जान भी जा सकती है।
मैंने यह बात किसी डॉक्टर को नहीं बताई कि मैं हीरा निगल चुकी हूँ। मैं चाहती थी कि मैं इसी दर्द की वजह से मर जाऊँ। आपने गरीबी में भी मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा था, पर मैं आपकी इज्जत का ख्याल नहीं रख पाई। यह बात मेरी आत्मा पर हमेशा के लिए बोझ बनी रहेगी और मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगी। मुझसे जो गुनाह हुआ था, उसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद अपनी ज़ुबान से आपको यह सारी सच्चाई बता सकूँ। इसलिए मैंने यह सारी बातें इस डायरी में लिख दी पापा। मैं जानती हूँ कि आपने अवैध धन को कभी हाथ नहीं लगाया और ना ही आपको पैसों की कोई लालच है। पापा, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि यह हीरा जो मेरे पेट से आपको मिलेगा, आप उनसे एक अनाथ आश्रम बनवाना और उन बेसहारा बच्चों का सहारा बनना जिनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो क्या हुआ, आप उन बेसहारा बच्चों को खूब पढ़ाना और जब उनमें से कोई डॉक्टर बनेगा या कोई इंजीनियर बनेगा तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आपने अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन मैं आपके भरोसे पर खरी नहीं उतर पाई। पापा, मैंने आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दी, मुझे माफ़ कर देना। उस डायरी को पढ़ने के बाद उस लड़की और उसके पापा के गम और दुख का अंदाज हर शख्स को हो गया था जो वहाँ खड़ा था, और वहाँ खड़े हर शख्स की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। और डायरी पढ़ने के बाद अब किसी को अंकल पर कोई शक नहीं था, लेकिन उस लड़की की इच्छा पूरी करने के लिए हीरे का पेट से निकलना जरूरी था। इसलिए पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को अस्पताल पहुंचाया गया। अंकल की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह अपने घर में जोर जोर से एक ही बात कहकर रो रहे थे, बेटी, अपने बाप को एक बार बताकर तो देखती, मैं तेरे हर दर्द में तेरे साथ खड़ा हो जाता। मेरी बच्ची, एक बार तो अपना दर्द बता देती, मैं तुझे तभी माफ़ कर देता, लेकिन तू तो मुझे अकेला ही छोड़कर चली गई। मोहल्ले वालों को अब अंकल से शिकायत नहीं बल्कि उन पर तरस आ रहा था। पुलिस ने उस लड़के को जल्दी ही अरेस्ट कर लिया और आज वो लड़का जेल की सलाखों के पीछे है। अंकल ने कहा, मेरी बेटी, तुमने मरने के बाद भी मेरे लिए जीने की वजह छोड़ गई, इसलिए मैं ज़रूर जीऊँगा और तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूँगा। अब मैं अपनी बेटी की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए उसके नाम पर एक अनाथ आश्रम खोलना चाहता हूँ। सबने मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और आज उन्होंने अनाथ आश्रम खोला है, जिसका नाम रखा गया बेसहारों का आश्रय। वह पिता जिसने अपनी बेटी को अकेले पाला और उसे बहुत सारा प्यार दिया, लेकिन उसकी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया था। कहते हैं ना, बच्चे चाहे कितनी भी गलती क्यों ना कर दे, माँ बाप ज़्यादा देर तक उनसे रूठे नहीं रह सकते। मैं सभी बच्चों से यही कहूँगी, चाहे वो लड़के हो या लड़कियाँ, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।